सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। आपको बताना है कि चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु को लाया जाए तो उससे परिवर्तन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यानी किसी वस्तु को यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से वस्तु का भार तो बढ़ जाता है परंतु उसका द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा। आपको इनमें से बताना है कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों एक साथ आएंगे। आपको बता दें कि निर्वात में यदि लोहा हो गया, कागज हो गया और पत्थर एक साथ गिराया जाता है तो उन पर गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है एक समान लगता है, परंतु निर्वात में हवा का प्रतिरोध एकदम नहीं लगता, अतः तीनों वस्तुएं एक साथ ही आएंगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है। आपको इनमें से बताना है कि किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलवायु द्वारा। आपको बता दें कि किसी भी स्थान का जो पर्यावरण पर जलवायु कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जलवायु द्वारा पर्यावरण का निर्माण भी किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बताती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो वायुमंडल की ओजोन परत है हमें किससे बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो वायुमंडल की ओजोन परत तापमंडल के नीचे लगभग 20 से 30 किमी पृथ्वी तल से ऊपर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण के 97 से 99% भाग को अवशोषित कर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जो वृष्टि का रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जलप्रपात यानी वाटरफॉल। ये वृष्टि का रूप नहीं है। आपको बता दें कि वायुमंडल से पानी का वाष्प से संघनित होकर गिरना दृष्टि की प्रक्रिया में आता है। अतः आपको बता दें कि जैसे ओस हो गया, कोहरा हो गया, वर्षा वृष्टि की प्रक्रिया है, परंतु जलप्रपात जो एक इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो ग्रहों के गति का नियम उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी केपलर ने। जो ग्रहों यानी केपलर जो कि जर्मन गणितज्ञ जॉन केपलर ने 1609 ईस्वी में सूर्य के सापेक्ष ग्रहों के चाल संबंधी अपने 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। न्यूटन ने इन्हीं नियमों के आधार पर अपने सूत्रों का प्रतिपादन किया था। 1619 ईस्वी में केपलर ने तृतीय नियम प्रतिपादित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि अभिकेंद्र बल सदैव किस पर कार्य करता है। राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। आपको बता दें अभिकेंद्र बल जो कि सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी के भ्रमण की गति है। आपको बताना है इनमें से जो पृथ्वी के भ्रमण की गति है वो कितनी है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.8 किमी प्रति मिनट। जो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। आपको इनमें बताना है कि जो क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी त्वरण। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु में दिशा परिवर्तन के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। नियत समय में वेग में परिवर्तन नियत दर से होता है। चूँकि वेग परिवर्तन की दर नियत होती है, इसलिए नियत वृत्तीय गति में त्वरण नियत होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आपको बताना है 4 उपकरण है, इसमें से आपको बताना है कि जो किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए इनमें से कौन सा प्रयुक्त उपकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो कि एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात की जाती है, यानी किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई तथा पानी के अंदर स्थित किसी पिंड की गहराई नापी जाती है अल्टीमीटर के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है न ही इसका विकास होता है। इसी को ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैरोमीटर। बैरोमीटर जो कि पारे के दाब के आधार पर बनाया जाता है और वायुमंडल का दाब पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर मापा जाता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई जितनी होती है वही ऊंचाई वायुमंडल का दाब होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को एक ऊंचाई के से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगी। आपको इनमें बताना है कि अगर एक आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को एक ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगी। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक साथ। अगर हम लकड़ी तथा लोहे के गोलों को एक साथ गिराने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों पर बराबर लगता है। यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों गोले एक साथ गिरेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरेगी। इनमें से आपको बताना है कि अभी मैंने आपको बताया है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी त्वरण। ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो आपको बता दें कि त्वरण जो कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है किंतु इस वृद्धि की दर अर्थात त्वरण समान रहती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति कहलाती है। आपको इनमें बताना है कि शक्ति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी
रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि जो घड़ी की कुंडलित कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की जो कुंडलित कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, जब घड़ी का पेंडुलम अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब उसमें अधिकतम संचयित स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही पेंडुलम उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु की ओर गति करता है, उसकी यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आपको इन्हें बताना है कि कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। आपको बता दें कि किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका विस्थापन न हो अर्थात विस्थापन शून्य हो तो कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से लड़के द्वारा दीवार को धक्का देना विस्थापन रहित घटना है, अतः इस क्रिया में कार्य नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में है। आपको बताना है कि पहाड़ से जो लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। आपको बता दें कि पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा से युक्त होगी तथा यह लुढ़क रही है, अतः इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। 4 ऑप्शन है, आपको बात बताना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि इनमें से कौन अधिक कार्य कर सकता है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एक चली हुई गोली। हम जानते हैं कि दोस्तों कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इस प्रकार से बंदूक से चली गोली में घूमते हुए पहिए, तेजी से आते हुए पत्थर तथा उठा हुआ हथौड़ा की तुलना में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। 4 ऑप्शन आपके पास बताना है कि उस बल का क्या नाम है जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी संपर्क बल। आपको बता दें जो दो परस्पर प्रभावी अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने वाले वस्तुओं के बीच कार्यरत बल को संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बलों के अंतर्गत किसी सतह पर रखी वस्तु पर सतह की प्रतिक्रिया किसी वस्तु को खींचने से इसमें उत्पन्न तनाव, घर्षण बल आदि आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राशि की इकाइयाँ समान होती है। 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि इनमें से किस राशि की इकाइयाँ समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्य और ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा जो कि परस्पर संबंधित राशियां हैं, अर्थात कार्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। इन दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो इसकी चाल तो समान रहती है, लेकिन गति की दिशा में निरंतर बदलाव होते रहने से वेग में परिवर्तन होता रहता है। अतः वृत्तीय गति में त्वरण होता है एवं इस त्वरण का कारण वृत्त के केंद्र की ओर कार्यरत बल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। आपको बताना है कि जो द्रव होता है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार जो होने का कारण है वो पृष्ठ तनाव या सतही तनाव होता है, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है और पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अणुओं के मध्य ससंजक बल। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षक बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी लगातार करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।